हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को, वो भी बहुत ही डिटेल में। और ये हमारा डिटेल लेक्चर होने वाला है क्योंकि ये बैच हमारा 2027 एग्ज़ाम के लिए है और यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का बहुत ही डिटेल में कराया जाएगा, इसलिए आप इस चैनल पर बने रहेंगे। और देखिए ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है और इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद जहाँ तक मैं आपको इस लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा उसके बाद इसका मतलब कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा लीजिएगा, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो बन सकता है इस नोट से ही बन जाएगा। मतलब कि एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं का भी क्वेश्चन आप उठाइएगा और सोल्व करिएगा। इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा क्योंकि ये हमारा बहुत ही डिटेल लेक्चर होने वाला है और यह बैच हमारा 2027 वालों के लिए है। तो चैनल पर 2027 वाले बने रहेंगे और इस बैच का नाम हमारा फाइटर बैच है। इसमें कंप्लीट सिलेबस आपका कराया जाएगा 2027 एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए जैसा कि हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर के नाम पढ़ ही जाते हैं कि इस चैप्टर का नाम हमारा क्या है। तो इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर के नाम को ही पहले हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर के नाम से हम लोगों को क्या पता चलता है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन का यह मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक नया केमिकल या एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा हो, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। यानी एक नया केमिकल अगर बन रहा है तो उस रिएक्शन को, उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कह देंगे। अब बात आता है कि इसमें एक और वर्ड है क्या, इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए इक्वेशन क्या है, बड़े बड़े रिएक्शन को छोटा करके लिखने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसको ऐसे न लिखकर कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट प्लस वाटर, ऐसे ना लिखकर इसको सिंबल और फार्मूला की मदद से अगर हम लिख देंगे कि जैसे कि कार्बन के लिए हम लोग C का यूज़ कर लिए, ऑक्सीजन के लिए O2 का यूज़ कर लिए और ऐसे हम लोग CO2 इस रिएक्शन को लिख दिए। तो मान लीजिए अगर ऐसे लिखते कार्बन डाइऑक्साइड CaRbON डाइऑक्साइड, ऐसे तो बहुत बड़ा रिएक्शन लिखा था। उसी रिएक्शन को छोटा करके जैसे कि हम उसके सिंबल और फार्मूला की मदद से ऐसे छोटा कर दिए, इसी चीज़ को क्या कह देते हैं, तो इक्वेशन कह देते हैं। ऐसे हम इसको आगे डिटेल में बहुत पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे कि इक्वेशन कैसे लिखना है, कैसे लिख सकते हैं, इसका ट्रिक क्या है जिसकी मदद से आप जल्दी से किसी केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या है उसको कैसे पहचानेंगे, बहुत ही डिटेल में हम लोग इसको आराम से करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का जो चैप्टर है वो सबसे पहला क्या था, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखिए समझना तो अलग बात है लेकिन आपको एग्जाम में भी लिखना है, इसलिए आपको डिफिनेशन पर भी अच्छे तरह से फोकस करना है और आपको नोट भी करना है। तो देखिए यह केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। यानी कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, नया केमिकल का फॉर्मेशन होता है और उस केमिकल जो नया हमारा बनता है उसका प्रॉपर्टी भी अलग होता है। मतलब जिन चीज़ों से हमने उस केमिकल को बनाया है उससे जो बना है उसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा, अलग रहेगा। जैसे कि देखिए दूध से, डेली लाइफ एग्जांपल में हम लोग समझते हैं, मिल्क आपने देखा होगा, आपके घर में मिल्क रहता है तो मिल्क से क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है। तो यहाँ पर भी एक तरह से केमिकल रिएक्शन ही होता है कि मिल्क, केमिकल रिएक्शन के कारण ही जो मिल्क हमारा है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि दूध हमारा दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए जो मिल्क का प्रॉपर्टी होता है और जो कर्ड का प्रॉपर्टी होता है, क्या दोनों का प्रॉपर्टी सेम रहता है, तो इसका जवाब है नहीं। मिल्क का प्रॉपर्टी और कर्ड का प्रॉपर्टी अलग होता है। मिल्क हमारा खट्टा नहीं होता है लेकिन जो कर्ड यानी कि दही होता है वो खट्टा होता है। यानी कि देखिए पहले जिस चीज़ से हम लोग इसको बनाए हैं प्रोडक्ट को, उसका प्रॉपर्टी अलग है। मिल्क खट्टा नहीं था लेकिन जो नया चीज़ बना उसका प्रॉपर्टी भी अलग आ गया, वो खट्टा हो गया। तो यही हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और इसको रिएक्शन वाले से भी हम लोग समझेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ पर बहुत ही अच्छे तरह से फोकस करिएगा, इसका जो हमारा डेफिनेशन है कि प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। यानी जो नया सब्सटेंस बनेगा रिएक्शन के बाद उसका प्रॉपर्टी भी क्या रहेगा, नया रहेगा, अलग रहेगा। उसके बाद इसमें आप एक और पॉइंट याद रख सकते हैं कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। तो देखिए केमिकल रिएक्शन के दौरान ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट हमारा दूसरे एलिमेंट में बदल जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, C+O2, कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो बनाया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया।
तो ऐसा नहीं है कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, लेकिन जो CO2 बना वो भी एक अलग बना, यानी कि दोनों रिएक्शन किया, कौन कौन, कार्बन और ऑक्सीजन, और एक नया सब्सटेंस कौन बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। ऐसा नहीं है कि कार्बन हमारा ऑक्सीजन बन गया या ऑक्सीजन हमारा कार्बन बन गया, अदला एटम हमारा नहीं बदला। क्या हुआ यहाँ पर, सिर्फ और रीअरेंजमेंट हुआ है। क्या हुआ है, सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ है, और कार्बन और ऑक्सीजन रीअरेंज करके CO2 बना लिया है। ऐसा नहीं कि कार्बन ऑक्सीजन में बदल गया, ऑक्सीजन हमारा कार्बन बदल गया। यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ, एटम्स का जो कार्बन है और ऑक्सीजन है दोनों का रीअरेंज हो गया, और रीअरेंज करके क्या बना लिया, CO2 बना लिया। यानी कि आप याद रखिएगा कि ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस। केमिकल रिएक्शन के दौरान ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में बदल जाए, सिर्फ रीअरेंज करके एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार हम इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और उस नया सब्सटेंस का प्रॉपर्टी भी न्यू होता है, नया होता है। दूसरा पॉइंट इसमें आप याद रखेंगे कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में नहीं बदलता है, सिर्फ एटम का क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है, यहाँ पर भी रेड बॉल है और ब्लू बॉल है। तो यहाँ पर देखिए रेड वाला ब्लू में नहीं कन्वर्ट हुआ, सिर्फ रेड और रेड एक साथ चला गया, रेड और रेड एक साथ चला गया, ब्लू और ब्लू एक साथ चला गया, यानी कि एटम क्या हो गया, आपस में ही रीअरेंज हो गया। ऐसा नहीं कि लाल वाला ब्लू बन गया, ब्लू वाला लाल बन गया, सिर्फ अरेंज करके यहाँ से हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ आप देख रहे होंगे कि एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, इसको हम लोग देखते हैं। तो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी वे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उन्हें हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे कि देखिए Mg मतलब कि मैग्नीशियम जब O2 यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। MgO को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मैग्नीशियम है और जो ऑक्सीजन है ये दोनों हमारा क्या है, रिएक्टेंट हैं। और रिएक्टेंट क्यों है, क्योंकि ये दोनों ही हमारा केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। इन्हीं दोनों के मिलने से हमारा जो रिएक्शन है हो रहा है और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, जो रिएक्ट करते हैं, उन्हें हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। और देखिए सेकंड हमारा क्या है, प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे देखिए जो रिएक्शन में भाग लिया उसे रिएक्टेंट कह दिए, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही हमारा रिएक्शन में भाग ले रहा है। लेकिन जो नया सब्सटेंस कौन बना, MgO बना। और जो नया सब्सटेंस बनता है, जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, तो प्रोडक्ट कह देते हैं। तो याद रखिएगा कि रिएक्टेंट जो रिएक्शन में भाग लेते हैं और प्रोडक्ट जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट कह देते हैं। तो यहाँ से ये 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है जो कि NCERT में दिया हुआ है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा इस नोट्स के, क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ जो आ सकता है, जो NCERT में दिया हुआ है, सारा कुछ यहीं पर इस नोट्स में ही कवर कर लिया गया है, ताकि आपको एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर पर ना जाना पड़े। एक जगह आप पढ़िए और आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए एक बार, और उसके बाद रिवीजन जितना बार करिएगा उतना ही आपका मार्क्स ज़्यादा आएगा। रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि बार बार वीडियो ही देख रहे हैं, एक बार वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद रिवीजन और प्रैक्टिस पर बहुत ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर प्रैक्टिस आपका अच्छा नहीं रहेगा तो आपका सारा कुछ आते हुए भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बन पाएगा। यहाँ पर आप देखिए एक इम्पोर्टेंट बात जो कि NCERT में दिया गया था उसको मैंने यहाँ पर पिक कर लिया है। तो NCERT में कहता है कि बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विथ सैंड पेपर टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए NCERT में ये चीज़ दिया गया है कि जो मैग्नीशियम रिबन है
उसको बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर से रब किया जाता है, रगड़ा जाता है। और ये रगड़ा क्यों जाता है? ताकि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर है, देखिए मैग्नीशियम पेपर को आप ऐसे ही एयर में रख दीजिएगा तो ऑक्सीजन से धीरे धीरे रिएक्ट करके यहाँ पर अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसके कारण अगर इसको आप बर्न करिएगा तो अच्छे से नहीं जलेगा। इसलिए सबसे पहले हम इस जो हमारा लेयर बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, उसको सैंड पेपर से रिमूव कर देते हैं और उसके बाद जब उस मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो आराम से जल जाता है। यानी कि देखिए ये जो रिएक्शन मैंने पहले बताया था कि Mg जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यही जो मैग्नीशियम पेपर है, Mg मतलब मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का पेपर ही है, ऑक्सीजन से के प्रेजेंस में बर्न करेंगे, इसको हीट करेंगे तो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पाउडर बनता है। तो अगर इस पर मैग्नीशियम पेपर के ऊपर एक लेयर बने रहेगा तो ऑक्सीजन से अच्छी तरह से रिएक्शन नहीं करेगा, अच्छी तरह से नहीं चलेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन भी अच्छे से नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं सैंड पेपर से रगड़ रगड़ कर, ताकि उसके ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हट सके। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर अगर हट जाएगा तो पेपर अच्छे से जल जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सम केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ, ऐसा नहीं है कि केमिकल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ लैब में ही किया जाता है, हमारे डेली लाइफ में भी बहुत तरह के केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल आप यहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे पहला आपका क्या है, सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना, ये भी एक तरह का हमारा केमिकल रिएक्शन ही होता है। सेकंड क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, एक तरह से केमिकल रिएक्शन ही है। थर्ड क्या है, कुकिंग ऑफ फूड, जो खाना हम लोग कुक करते हैं, पकाते हैं, वो भी एक तरह से केमिकल रिएक्शन ही है। डाइजेशन ऑफ फूड, जिसके बारे में हम आप लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है, वो भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन क्या होता है, खाना को यानी कि तोड़ना, एक तरह से डाइजेशन कहलाता है। उसके बाद रेस्पिरेशन, इसके बारे में भी आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, मतलब कि फूड से एनर्जी निकालना, ये भी हमारा एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन करना, वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही है। फर्मेंट करके, ग्रेप्स को फर्मेंट करके हम लोग बियर बनाते हैं। उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर आपने सुना होगा कि जंग लग गया, रस्ट लग गया, वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड कैंडल्स, जो आप लोग फ्यूल को जलाते हैं, कैंडल्स को जलाते हैं, वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का, फल का पकना, राइपन होना, ये भी एक तरह से क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है। तो इसमें से कुछ कुछ पॉइंट आप याद कर लेंगे एक दो कि हमारा डेली लाइफ में कौन कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे ये वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है और पूछा भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं और देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि कुछ ऐसा कैरेक्टर जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर से नहीं हो रहा है। यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको पता करने के लिए कुछ कैरेक्टर होता है जिसको देखकर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर से नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस निकल रहा है तो हम जान जाएंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि देखिए जब Zn यानी कि जिंक H2SO4, इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, तो जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ZnSO4, जिंक, इसको हम लोग जिंक सल्फेट कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर गैस निकल रहा है, इस प्रोसेस के दौरान अगर गैस निकला यानी कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टर ही क्या है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कहीं पर गैस निकल रहा है तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल क्या है, तो जब Mg यानी कि मैग्नीशियम HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। कौन सा एसिड कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो जब मैग्नीशियम HCl से रिएक्शन करता है तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, MgCl2 को मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं, और साथ में H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बनता है। H2 को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं, आप याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर भी गैस बना, यहाँ पर भी गैस बना, मतलब कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है।
जब एक और एग्जांपल देखिए Na2CO3, इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। जब सोडियम कार्बोनेट हमारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो NaCl सोडियम क्लोराइड यानी कि जो नमक आप लोग खाते हैं वो, साथ में वाटर यानी कि पानी, और साथ में CO2 गैस बनाता है। तो देखिए यहाँ पर भी गैस बना यानी कि यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। यानी कि कैरेक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन है कि पहला क्या है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस अगर कहीं पर निकल रहा है मतलब वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। सेकंड कैरेक्टर क्या है जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का बनना भी एक बताता है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब आप पूछेंगे कि ये प्रेसिपिटेट क्या है, तो देखिए प्रेसिपिटेट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि पानी में पिघलते नहीं हैं, घुलते नहीं हैं। जैसे कि दो चीज़ें हैं, मान लीजिए बीकर है, यहाँ पर दोनों में एक कोई चीज़ यहाँ पर डालें, यानी यहाँ पर पानी भरा हुआ है, इसमें भी कोई चीज़ डालें जो यहाँ पानी भरा हुआ है, ये पूरे तरह पानी में मिक्स हो गया और ये जो हमने डाला था ये नीचे जाकर ऐसे ही बैठ गया। तो देखिए जो मिक्स हो गया वो प्रेसिपिटेट नहीं है, जो बचा रह गया ये वाला जो नीचे जाकर बैठ गया ये हमारा प्रेसिपिटेट है। यानी कि जो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं रिएक्शन के दौरान जो कि मिक्स नहीं होते हैं, उसे हम लोग प्रेसिपिटेट कह देते हैं। तो देखिए जब यहाँ पर PbNO3, इसको हम लोग लेड नाइट्रेट कहते हैं, जब Ki से पोटासियम आयोडाइड इसको कहते हैं रिएक्शन करता है तो PbI2 यहाँ पर बनाता है, और जो कि PbI2 का क्या बनाता है, येलो PPT। नीचे जब सोल्यूशन में देखिएगा तो यहाँ पर येलो कुछ दिखाई देगा यहाँ पर सोल्यूशन में, यानी कि येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट बना देता है किसका, तो PbI2 का, और साथ में क्या बनता है KNO3 बनता है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ आपको रटने का जरूरत नहीं है कि रिएक्शन आप रट रहे हैं कि जब जिंक ZnSO4 H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बन रहा है। आपको अगर आएगा कैरेक्टर देखने के लिए तो रिएक्शन दे देगा और यहाँ पर लिखा मिल जाएगा, ये लिखा मिलेगा, मतलब कि रिएक्शन आपको लिखा मिलेगा और आपको सिर्फ बताना रहेगा कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर से नहीं हो रहा है। तो देखिएगा कि हाइड्रोजन गैस बन रहा है तो बता दीजिएगा कि यहाँ पर रिएक्शन हुआ है। देखिएगा कि PbI2 बन रहा है, BaSO4 बन रहा है, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि जो PbI2 होता है इसका कैसा प्रेसिपिटेट बनता है, येलो कलर। यहाँ पर आप याद रखिएगा कि PbI2 का जो प्रेसिपिटेट होता है वो किस कलर का होता है, तो येलो कलर का होता है। ये चीज़ आप यहाँ पर याद करिएगा, पूरा रिएक्शन रटने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए BaSO4 का कैसा प्रेसिपिटेट बनता है, तो इसको हम लोग बैरियम सल्फेट कहते हैं। BaSO4 को क्या कहते हैं, बैरियम सल्फेट कहते हैं, और इसका जो प्रेसिपिटेट बनता है PPT को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये वाइट कलर का होता है, बस इतना चीज़ आप याद रखिएगा। और अगर देखिएगा कि कहीं पर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में थर्ड कैरेक्टर क्या है जिससे हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर से नहीं हुआ है। तो थर्ड कैरेक्टर है चेंज इन कलर। अगर कलर में बदलाव आ रहा है, यानी रिएक्शन से पहले कलर कुछ और था, रिएक्शन के बाद कलर कुछ और हो गया, तो भी अब हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। जैसे कि देखिए रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। देखिए अगर हम लोग सिट्रिक एसिड और पर्पल कलर का जो हमारा पोटासियम परमैंगनेट होता है, पोटासियम परमैंगनेट किस कलर का होता है, तो पर्पल कलर का होता है। तो पोटासियम परमैंगनेट को जब हम लोग सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो इसका कलर है पोटासियम परमैंगनेट का, पहले कैसा था, तो पहले हमारा पर्पल कलर था। ये कलर कैसा है, पर्पल कलर था। और रिएक्शन के बाद जब सिट्रिक एसिड से हमारा पोटासियम परमैंगनेट रिएक्शन करेगा उसके बाद इसका कलर कैसा हो जाता है, तो इसका कलर हमारा कलरलेस हो जाता है। यानी कि पर्पल कलर से ये हमारा कलरलेस हो जाता है, इसके पास कोई भी कलर नहीं बचता है। तो देखिए पर्पल से कलरलेस हो गया, मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्योंकि चेंज इन कलर, कलर में परिवर्तन भी एक तरह का क्या बताता है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट से कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि चेंज कर जाता है कलर किससे, ऑरेंज से ग्रीन। देखिए पहले ऑरेंज कलर था और बाद में कैसा हो गया, ग्रीन कलर हो गया। तो यहाँ पर भी कलर बदल गया, मतलब यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो याद रखिएगा कि जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन हम लोग ऑरेंज कलर का पोटासियम डाइक्रोमेट से करवाते हैं तो उसका कलर कैसा बन जाता है, ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक में एक और कैरेक्टर हमारा है, कैरेक्टर नंबर 4, चेंज इन टेम्परेचर। क्या, चेंज इन
टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर में देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए CaO जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं या फिर से इसको एक और नाम से जानते हैं क्विकलाइम। CaO को हम लोग या तो कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं या फिर इसी को हम लोग क्विकलाइम कहते हैं। जब वाटर से रिएक्शन करता है, किससे रिएक्शन करता है, वाटर से रिएक्शन करता है, तो CaOH होल ट्वाइस, इसको हम क्या कहते हैं, CaOH होल ट्वाइस, ऐसे पढ़ेंगे कि CaOH होल ट्वाइस। और इसी का नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह लीजिए या फिर से इसी को हम लोग स्लेक्ट लाइम कहते हैं। देखिए यहाँ पर CaO को क्या कहते हैं, क्विकलाइम कहते हैं, और CaOH होल ट्वाइस को क्या कह देते हैं, स्लेक्ट लाइम कह देते हैं। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करता है तो स्लेक्ट लाइम बनाता है, CaOH होल ट्वाइस बनाता है, इसी को क्या कहते हैं कि स्लेक्ट लाइम कहते हैं। और साथ में हीट निकलता है, क्या निकलता है, हीट निकलता है। देखिए टेम्परेचर में भी बदलाव होता है अगर, तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो पहले टेम्परेचर कम था, यहाँ पर हीट निकल रहा है, मतलब ये टेम्परेचर तो बढ़ गया होगा, मतलब यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। उसी तरह देखिए कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में हीट निकलता है, यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ा होगा, तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल भी आप देखिए, BaOH होल ट्वाइस बैरियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग बैरियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जब अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है, इसको NH4Cl को हम लोग अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, BaCl2 बैरियम क्लोराइड बनता है, NH3 अमोनिया बनता है, वाटर बनता है, और साथ में क्या निकलता है, हीट निकलता है। तो ये आप याद रखिएगा। और ये सब रिएक्शन आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कैसे हो रहा है आप ध्यान दीजिएगा। रिएक्शन बनाना आप खुद ही धीरे धीरे सीख जाइएगा, पढ़ते पढ़ते आपको सारा रिएक्शन याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लेकर बैठ जाना है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, सारा कुछ आपका याद होते चला जाएगा, आपको याद करने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ जिसको आप याद कर सकते हैं। जैसे कि इस रिएक्शन को आप याद कर लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, इसलिए इसको भी आप याद रखिएगा। इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए करैक्टर नंबर 5 क्या है, चेंज इन स्टेट। अगर कहीं पर स्टेट में बदलाव भी आ रहा है तो हम कहेंगे कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है, राज्य में बदलाव, बिहार यूपी बन जाएगा, नहीं। चेंज इन स्टेट का मतलब कोई अगर सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, कोई लिक्विड है तो सॉलिड हो जाएगा, लिक्विड है वो गैस बन जाएगा। अगर इस तरह से भी कुछ स्टेट में बदलाव हो रहा है तभी हम कह देंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि देखिए कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स, जो कैंडल वैक्स होता है, कैंडल जो हमारा होता है, इसको जब हम लोग जलाते हैं कैंडल को तो क्या होता है, चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। तो जो जलाते हैं तो सबसे पहले ये लिक्विड में बदलता है और फिर हमारा गैस में। तो यहाँ पर देखिए स्टेट में बदला, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। यहाँ इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेट में बदलाव हो रहा है, यहाँ पर लिक्विड बना है, यहाँ पर गैस बन रहा है, यानी कि सॉलिड हमारा लिक्विड और गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। अब देखिए सम केमिकल रिएक्शन कैन शो मोर देन वन कैरेक्टर। अब ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ देखने को मिलेगा कि कहीं पर अगर स्टेट में बदलाव हो रहा है तो वहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, अगर कहीं पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहाँ पर चेंज इन कलर नहीं होगा। एक से ज़्यादा कैरेक्टर भी आपको देखने को मिल सकता है एक रिएक्शन में, यानी एक ही रिएक्शन में आपका स्टेट भी बदल रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, कलर भी बदल रहा है, सारा कुछ एक रिएक्शन में भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक अगर चेंज इन टेम्परेचर हो गया है तो उस रिएक्शन में अब चेंज इन स्टेट नहीं हो सकता है, यानी कि एक रिएक्शन में एक से ज़्यादा कैरेक्टर भी आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीज़, केमिकल इक्वेशन, कि हमारा एक केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन क्या है, देखिए द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। यानी कि केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल और फार्मूला की मदद से दिखाना ये क्या कहलाता है, रिप्रेजेंट करना है क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। यानी कि केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में दिखाना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे देखिए अगर हम इस रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे कि जिंक मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, तो ये हमारा कितना लेंथी हो जाएगा, इसको लिखने में ही इतना टाइम खत्म हो जाएगा, और रिएक्शन को हम लोगों को जल्दी जल्दी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, तो इसीलिए हमारा केमिकल इक्वेशन है। अब देखिए इस रिएक्शन को, इतना बड़ा रिएक्शन को हम लोग उसके सिंबल, जैसे कि जिंक मेटल को लिख दिए Zn,
H2 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग सिर्फ H2SO4 लिख दिए, सल्फेट को लिख दिए, जिंक सल्फेट को हम लोग कैसे लिख दिए ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस को सिर्फ H2 लिख दिए। तो देखिए यही जो इस रिएक्शन को ही ऐसे सिंबल और फॉर्मूला की मदद से जो हम लोग लिखे हैं उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी किसी रिएक्शन को उसके सिंबल और फॉर्मूला के हेल्प से रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। यानी कि किसी बड़े बड़े रिएक्शन को छोटा करके लिखने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सबस्टांस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन केमिकल रिएक्शन के दौरान उसके सिंबल, किसी भी सबस्टांस का सिंबल और फॉर्मूला को यूज़ करके उसको रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, दो तरह का केमिकल इक्वेशन होता है, एक हमारा होता है अनबैलेंस्ड और एक होता है, नेक्स्ट हमारा देखेंगे बैलेंस्ड। कौन कौन सा, एक अनबैलेंस्ड और दूसरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब अनबैलेंस्ड का नाम से ही आप समझ गए होंगे कि अनबैलेंस्ड मतलब क्या हो जाएगा। देखिए इस डायग्राम से समझ लीजिए, अनबैलेंस्ड है, एक तरफ मास ज़्यादा है, एक तरफ मास ज़्यादा है और एक तरफ मास कम है, तो ये हमारा अनबैलेंस्ड है। दोनों तरफ बराबर रहता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, बैलेंस कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा अनबैलेंस्ड है क्योंकि दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो उसी तरह से इस रिएक्शन में भी क्या होता है, देखिए इट हैज़ अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ वन और मोर एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पर एटम का जो नंबर होगा रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड वो बराबर नहीं होगा। देखिए इस तरफ के चीज़ को हम क्या कहते हैं, जो एरो के लेफ्ट साइड होता है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नया सबस्टांस बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिए जो रिएक्टेंट साइड का एटम है और जो प्रोडक्ट साइड का एटम है किसी भी एलिमेंट का, वो अगर बराबर नहीं है तो उस रिएक्शन को हम लोग अनबैलेंस्ड रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर H2 हाइड्रोजन का कितना एटम है, तो रिएक्टेंट ऐसे बना लीजिए टेबल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिख दीजिए या नंबर ऑफ ऑक्सीजन लिख दीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट की तरफ, इस तरफ की देखेंगे, एरो के लेफ्ट साइड में देखेंगे जिसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, तो इधर हाइड्रोजन कितना है। अगर किसी के नीचे ऐसे लिखा रहे H2 मतलब कि उसका कितना एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम है। अगर ऐसे लिखे N3 यानी कि नाइट्रोजन का कितना एटम है, तो 3 एटम है। यानी नीचे लिखा हुआ जो होता है वो बताता है कि वो एलिमेंट एटम हमारा कितना है, नंबर उसको बताता है। तो हाइड्रोजन एटम कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड 2 लिख दिए। ऑक्सीजन एटम हमारा रिएक्टेंट साइड कितना है, तो 2 है, तो 2 लिख दिए। अब प्रोडक्ट साइड देखेंगे, राइट साइड एरो के राइट साइड में देखिए कि हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन तो 2 है, लेकिन ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यानी कि 1 है। तो देखिए हाइड्रोजन का एटम तो दोनों साइड बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन का एटम रिएक्टेंट साइड 2 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड कितना है, 1 है। तो दोनों साइड अगर एटम बराबर नहीं है तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कह देंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कह देंगे। मतलब कि एक से काम नहीं चलेगा, जितना एटम है सबको बराबर होना चाहिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, तभी हम लोग कहेंगे। नहीं तो देखिए हाइड्रोजन तो यहाँ दोनों तरफ बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है, तो कोई भी अगर बराबर नहीं निकला, कोई भी एटम अगर बराबर नहीं निकला तो उस रिएक्शन को हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कह देंगे। अब देखिए दिस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और ये रिएक्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो रिएक्टेंट साइड का मास है उतना ही मास क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड का। लेकिन यहाँ पर एटम का नंबर ही बराबर नहीं है तो दोनों तरफ मास कैसे बराबर होगा, इसलिए ये रिएक्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए इसीलिए केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, इसीलिए हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। यानी बैलेंस करेंगे मतलब क्या करेंगे, दोनों तरफ एटम का नंबर इसमें हम लोग बराबर करेंगे। उसको बराबर करने का प्रोसेस होता है जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि एटम को हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, कि जितना इधर एटम है उतना ही इधर एटम हम लोग कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ लेते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अनबैलेंस्ड में क्या था, दोनों तरफ एटम का नंबर बराबर नहीं था रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में। लेकिन बैलेंस्ड में क्या होगा, देखिए बैलेंस मतलब यहाँ पर समझ जाइए, दोनों तरफ क्या है, मास बराबर है। अगर दोनों तरफ मास बराबर है तो हमारा बैलेंस्ड हो जाएगा। तो देखिए इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो एटम का नंबर होगा रिएक्टेंट साइड यानी कि एरो के लेफ्ट साइड और प्रोडक्ट साइड यानी कि एरो के राइट साइड, वो क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा। जैसे कि देखिए जिंक यहाँ पर कितना है, 1 है, नंबर ऑफ जिंक एटम रिएक्टेंट साइड कितना है, 1 है।
और प्रोडक्ट साइड एरो के राइट साइड कितना है, एक ही है। तो देखिए जिंक तो बराबर है। सेकंड देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, रिएक्टेंट साइड 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, तो ये भी हमारा बराबर है। सल्फर देखेंगे, इस मतलब सल्फर, सल्फर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर सल्फर 1 लिख लिए। इधर भी सल्फर कितना है, प्रोडक्ट साइड 1 ही है, तो ये भी हमारा बराबर है। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 4 है, O4 लिखा हुआ है मतलब कि ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ पर भी O4 लिखा हुआ है मतलब ऑक्सीजन 4 है। तो देखिए रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, जितना रिएक्टेंट साइड जिंक का एटम है उतना ही प्रोडक्ट साइड जिंक का एटम है। हाइड्रोजन का जितना रिएक्टेंट साइड उतना ही प्रोडक्ट साइड। सल्फर का जितना एटम रिएक्टेंट साइड है उतना ही प्रोडक्ट साइड है। ऑक्सीजन का जितना एटम रिएक्टेंट साइड है उतना ही प्रोडक्ट साइड है। तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम क्या है, बराबर है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह देंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कह देंगे। यानी कि आप लोग को एक बार रिवाइज करा देते हैं कि अनबैलेंस्ड में एटम का नंबर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर नहीं होगा। वहीं पर बैलेंस्ड रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ एटम होगा रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। तो ये आप याद रखिएगा। और ये हमारा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का डिफरेंस बिटवीन पूछ देता है कि डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताइए, इसलिए आप इसका डिफिनेशन याद रखेंगे। अब देखिए हम किसी केमिकल रिएक्शन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, कि देखते हैं उस रिएक्शन को पता चल जाए कि यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहला हम देखिए क्या कर सकते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, जिससे देखकर हम बता सकें कि इसमें क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो देखिए बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय यूजिंग सिंबल। तो देखिए किसी केमिकल रिएक्शन को और भी ज़्यादा अच्छा कैसे बना सकते हैं, तो उस रिएक्शन में जो एलिमेंट है उसका हम लोग स्टेट लिख देंगे कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है या क्या है। तो अगर हमारा सॉलिड रहेगा वो कोई चीज़ सब्सटेंस तो हम एस सिंबल का यूज़ करेंगे। अगर लिक्विड रहेगा जो रिएक्शन में भाग ले रहा है तो उसके लिए हम एल सिंबल का यूज़ करेंगे। एक्वस सोल्यूशन है यानी कि पानी वाला सोल्यूशन है तो AQ लिख देंगे। अगर गैसियस स्टेट है तो हम लोग G लिख देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर जिंक हमारा सॉलिड होता है तो इसके आगे हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे और सॉलिड के लिए कौन सा सिंबल, S लिख देंगे। H2SO4 हमारा एक्वस होता है तो इसके आगे हम लोग AQ लिख देंगे। उसके बाद ZnSO4 जो बनता है ये भी हमारा एक्वस होता है, पानी के टाइप का होता है, इसलिए AQ लिख देंगे। हाइड्रोजन हमारा गैस होता है तो देखिए गैसियस स्टेट के लिए क्या सिंबल लिख देंगे, G लिख देंगे। तो इस तरह से भी हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं ताकि वो ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेटिव बन जाए। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के आगे भी AQ लिख दिए, CO2 गैस होता है तो इसके आगे G लिख दिए। कैल्शियम CaCO3 को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं और ये हमारा सॉलिड होता है तो इसके लिए देखिए सॉलिड के लिए क्या सिंबल, S सिंबल यूज करेंगे तो S लिख दिए। वाटर हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है तो लिक्विड स्टेट के लिए हम लोग क्या यूज कर दिए, L का यूज कर दिए। तो इस तरह से आप केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। सेकेंड आप क्या, गेट हीट चेंज इन इक्वेशन। तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हीट इवोल्व होता है, हीट बाहर निकलता है। और इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो इंडिकेटेड बाय राइटिंग हीट और एनर्जी ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑफ इक्वेशन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट बाहर निकलता है। ई फॉर एग्जिट से आपको पता होगा, ई फॉर एग्जिट होता है, एग्जिट मतलब बाहर, और तो बाहर से यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलता है, हीट इवॉल्व होता है। और इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं किसी भी रिएक्शन में, तो प्रोडक्ट के साइड में किधर, तो एरो के राइट साइड में क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट साइड में या तो हम हीट लिख देंगे या फिर से अगर एनर्जी भी लिख देंगे तो यहाँ से इस चीज़ से पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये हीट बाहर निकला है और ये रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है। उसके बाद देखिए एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बताया गया है कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये हमारे NCERT में दिया गया है कि रेस्पिरेशन हमारा कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, जिसके मदद से हम लोग फूड से एनर्जी निकालते हैं जो कि हमारा शरीर में चलता है, सेल्स में चलता है, उसे हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। रेस्पिरेशन के बारे में आप बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल याद रखिएगा और इसको डिटेल में आपको बायोलॉजी में पढ़ा दिया जाएगा। तो देखिए C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है हमारे सेल्स के अंदर तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और यहाँ पर हीट के फॉर्म में एनर्जी बनता है। क्या बनता है, एनर्जी बनता है। तो देखिए हीट अगर एनर्जी अगर निकल रहा है, हीट निकल रहा है तो इसको हम लोग प्रोडक्ट साइड में लिख देंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है,
तो जिसमें हीट इज एब्जॉर्ब, हीट क्या हो, एब्जॉर्ब किया जाए, उसे हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सो में हीट बाहर निकल रहा था और उसका अपोजिट इंडो में हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है। और इसको कैसे लिखते हैं, तो देखिए इंडिकेटेड बाय राइटिंग हीट और एनर्जी ऑन रिएक्टेंट साइड ऑफ द इक्वेशन। और इसमें हम क्या करते हैं कि इंडोथर्मिक रिएक्शन को अगर हमको बताना है कि कोई रिएक्शन हमारा इंडोथर्मिक है, तो उसके लिए हीट या एनर्जी हम लोग रिएक्टेंट की तरफ में लिखेंगे। किस तरफ लिख देंगे, रिएक्टेंट की तरफ, यानी कि एरो के लेफ्ट साइड में हम लोग अगर हीट और एनर्जी लिख देंगे तो रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। यानी कि कहीं पर आपको रिएक्टेंट साइड में हीट या एनर्जी लिखा मिले तो आप समझ जाइएगा कि वो रिएक्शन हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर प्रोडक्ट साइड में हीट या एनर्जी लिखा मिलता, तो यहाँ पर अगर हीट या एनर्जी लिखा मिलता तो यहाँ नहीं रहता, तो रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक हो जाता है। कि अगर प्रोडक्ट साइड हीट या एनर्जी लिखा मिल रहा है तो रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है, लेकिन अगर रिएक्टेंट साइड में हीट या एनर्जी लिखा मिल रहा हो तो रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक हो जाएगा। जैसे कि ए वाला रिएक्शन हमारा रिएक्टेंट साइड हीट लिखा हुआ है, इसलिए हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसके बारे में भी आप बायोलॉजी में पढ़िएगा, जिसके मदद से प्लांट अपना खाना बनाता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी का टूटना, H2O का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना, ये भी हमारा क्या है, एक तरह से इंडोथर्मिक ही रिएक्शन है। इसमें दोनों रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस में और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब पानी का टूटना, दोनों में हमारा हीट एब्जॉर्ब होता है, इसलिए दोनों रिएक्शन इंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। आप याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल बताइए तो फोटोसिंथेसिस एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर एक्सोथर्मिक का पूछता तो रेस्पिरेशन हमारा क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और ये वाला तो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि बताइए रेस्पिरेशन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर से इंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो याद रखिएगा कि रेस्पिरेशन हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब देखिए और हम लोग कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं किसी रिएक्शन को, तो टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस। तो यार रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसके कंडीशन को शो कर देंगे कि वो किस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है। उसको टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए, हीट चाहिए, कैटालिस्ट चाहिए। कैटालिस्ट क्या होता है, डाल देंगे तो हमारा रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। तेज करने के लिए हम लोग कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि कहीं पर लड़ाई हो रहा है, उसमें आप जाके थोड़ा और बोल दीजिए तो कैसे लड़ाई बढ़ जाता है। तो आप उस लड़ाई में क्या काम कर रहे हैं, कैटालिस्ट का काम कर रहे हैं, उस लड़ाई को और आप भड़काने का काम कर रहे हैं। उसी तरह रिएक्शन को भी तेज करने के लिए हम लोग कैटालिस्ट का यूज़ कर देते हैं, डाल देते हैं अगर रिएक्शन में, तो रिएक्शन हमारा तेज हो जाएगा। तो ये सारा कुछ आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। जैसे कि देखिए पोटासियम क्लोरेट, KClO3 को हम लोग क्या कहते हैं, पोटासियम क्लोरेट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए MnO2, यहाँ पर हम लोग कैटलिस्ट डाल दिए जिससे ये रिएक्शन हमारा क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, KCl बन जाता है और साथ में ऑक्सीजन बन जाता है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो उसके लिए यहाँ पर प्रेशर कितना दिया, देखिए प्रेशर को शो कर देंगे कि 300 atm प्रेशर चाहिए और 300 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, मिथेनॉल बन जाता है। यानी रिएक्शन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग ये भी दिखा सकते हैं कि वहाँ पर कितना प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है, वहाँ पर क्या हम लोग डाल रहे हैं, क्या कैटलिस्ट यूज़ किए हैं। डेल्टा का साइन, इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं, ये हमारा हीट के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा अगर साइन बना रहे तो मतलब कि वहाँ पर हम लोग हीट दिए हैं उस रिएक्शन में। तो ये सारा कुछ आप शो करेंगे तो और रिएक्शन हमारा अच्छा बन जाएगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर सनलाइट का यूज़ होता है, तो यहाँ पर हम सनलाइट लिख देंगे एरो के ऊपर, इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ इस रिएक्शन में सनलाइट का यूज़ किया गया है। क्लोरोफिल का यूज़ होता है मतलब कि फोटोसिंथेसिस में, तो यहाँ पर क्लोरोफिल लिख देंगे कि इस रिएक्शन में क्लोरोफिल यूज़ हुआ है। तो इस तरह से हम लोग केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। ये हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन है, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज C6H12 किसका फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, यानी ग्लूकोज बनाता है और साथ में ऑक्सीजन बनाता है। तो इस तरह से हम लोग केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो देखिए आपको इस चैप्टर जहाँ तक आपने पढ़ा है इसमें जो मेन पॉइंट है अभी तक का लेक्चर नंबर 1 में, इसमें आपको याद क्या क्या रहना है, और याद नहीं भी रखेंगे तो काम चल जाएगा कौन कौन सा चीज़ है। क्योंकि आप नया नया आए हैं तो आपको बहुत ही यहाँ पर आपको लग रहा है कि इतना सारा पढ़ लिए, इसमें क्या याद करें क्या छोड़े। तो देखिए आपको क्या याद कर लेना है अच्छे तरह से, मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या याद कर लेना है, तो सबसे पहले आपको ये
डिफिनेशन रटा होना चाहिए। आपको ये वाला पॉइंट आप याद करेंगे बहुत अच्छे तरह से, ये दोनों नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन इसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। इसका डेफिनेशन रट लीजिए और इसको कर लेंगे तो अच्छा बात है, लेकिन नहीं भी कर सकते हैं तो यहाँ से इस डिफिनेशन को रटिए बहुत ही अच्छे तरह से। उसके बाद क्या कर सकते हैं, एक ये वाला एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल में आप ये वाला ये एग्जाम्पल को आप याद कर लीजिएगा। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का डिफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है, तो ये भी आप याद करेंगे और नोट्स में इसको हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको नहीं भी याद करिएगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इस रिएक्शन को याद भी नहीं करिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन देखिए कैरेक्टर अगर पूछा जाएगा कैरेक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखिए तो एक ये वाला याद रखिएगा कि क्या क्या कैरेक्टर है। एवोल्यूशन ऑफ गैस याद रख लीजिएगा कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, ये याद कर लीजिएगा। ये सब मत करिएगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर कैरेक्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन पूछा तो याद रखिएगा कि एवोल्यूशन ऑफ गैस एक कैरेक्टर है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एक कैरेक्टर है, उसी तरह चेंज इन कलर एक कैरेक्टर है। ये सब भी याद नहीं करिएगा, अभी के लिए चल जाएगा काम, लेकिन याद करिएगा तो और बढ़िया रहेगा। लेकिन अभी इतना भी आप याद कर लेंगे तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चेंज इन टेम्परेचर होता है, ये आप याद कर लीजिएगा, इसको स्किप कर सकते हैं लेकिन नोट्स आपका बना होना चाहिए। उसके बाद चेंज इन स्टेट होता है, यानी कि 5 कैरेक्टर आपसे पूछा जाएगा, कैरेक्टर ऑफ केमिकल इक्वेशन लिखिए तो क्या लिख दीजिएगा डायरेक्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। उसके बाद चेंज इन कलर, ये सब नहीं लिखिएगा। उसके बाद लिख दीजिएगा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, ये 5 कैरेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, ये सब छोड़ सकते हैं। यहाँ से भी आप इसका डिफिनेशन याद कर लीजिएगा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। इसमें आपको उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। इसमें आप ये वाला ये डिफिनेशन याद कर लीजिएगा सिर्फ, और बाकी सब छोड़ सकते हैं। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए आपको इंडोथर्मिक का डिफिनेशन याद कर लेना है और साथ में आपको ये वाला एग्जाम्पल याद कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट में आपको कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आप एक ज़्यादा से ज़्यादा इस रिएक्शन को याद कर लीजिएगा क्योंकि बायोलॉजी में भी बार बार आपका रिपीट होगा, तो इस रिएक्शन को आप याद कर लीजिएगा कि कार्बन जब वाटर से रिएक्शन करता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे और मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में इसी चैप्टर का। तो देखिए वीडियो कैसा लगा हो आप कॉमेंट में बताइएगा, और आपको क्या चाहिए, नोट्स चाहिए, क्या चाहिए, सारा कुछ आप कॉमेंट में बता दीजिएगा, सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 2 में।